It's hero time. बारिश हो रही है, अब हमें सफाई करनी है, इनकी सफाई करनी है। भाई केविन ने तो इसको एक मुक्के में दूर पटक दिया था, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो स्पाइडर मंकी हूँ। ओए मजाक नहीं, ओए स्पाइडर मंकी ने भी अल्टीमेट केविन को एक फटके में दूर फेंका था, ठीक है? कम नहीं समझो इसको। तो फैंस क्वेश्चंस के एपिसोड नंबर 27 में तुम्हारा स्वागत है, जहां आज भी हमारे पास बेंटेन से रिलेटेड तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है। तो आओ चलो उनको आंसर करें। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जब बेन पियर्स से लड़ रहा था तो वो गूप में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो क्या पियर्स को पता नहीं था कि गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ऑफ करके वो उसे हरा सकता था? वेल, तुम जिस फाइट की बात कर रहे हो वो फाइट हुई थी अबव एंड बियॉन्ड वाले एपिसोड में, जहाँ पे बेन ईवल होने का नाटक कर रहा था, या फिर यूं कहना चाहिए कि बेन ऐसा नाटक कर रहा था कि उस पे किसी ने माइंड कंट्रोल कर लिया है और वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा। उसने पियर्स को भी इसी चक्कर में बुद्धू बनाया। और ऐसा भी नहीं है कि उस फाइट के अंदर पियर्स ने गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को अपना निशाना नहीं बनाया, उसने उस पे भी अटैक किया था ताकि गूप को कुछ देर के लिए अनस्टेबल करके उससे दूरी बनाई जा सके। लेकिन पियर्स का बेन को खत्म करने का या फिर बेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था, वो तो बस उससे दूर बच के भागना चाहता था। तो इसलिए उसने बस उसके एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को थोड़ा सा नॉक ही किया था ताकि वो उसके चंगुल से बच के निकल पाए, जिससे कि हमें साफ पता चलता है कि पियर्स को गूप की कमजोरी के बारे में पता था। तो हाँ, अगर पियर्स का बेन को नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो वो डेफिनेटली एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को और ज्यादा डैमेज करके या फिर उसे डिस्ट्रॉय करके बेन को नुकसान पहुंचा देता। ठीक वैसे ही जैसे एपिसोड के एंड में जब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था तो सारे प्लम्बर्स हेल्पर्स ने मिलके बेन को ना चाहते हुए भी नुकसान पहुंचाया ही था और उसे तो स्पेस में भी फेंक दिया था। तो हाँ, इसका जवाब यही है कि गूप की कमजोरी के बारे में पियर्स को अच्छे से पता था, और अगर पियर्स का इरादा होता बेन को नुकसान पहुंचाने का तो वो उसके एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को डिस्ट्रॉय करके आराम से गूप को नुकसान पहुंचा सकता था या उसे हरा भी सकता था। अगला क्वेश्चन है कि क्या अपचक वेबिक को खा सकता है, जो कि मुझे लगा था कि हाँ, अपचक ऐसा कर सकता है। अपचक का मुंह काफी बड़ा है, वो काफी बड़ी बड़ी चीजों को खा लेता है, अपने से भी कई बड़ी बड़ी चीजों को उसने खा रखा है। लेकिन मैं भी ये जान के हैरान हो गया कि ऐसा नहीं है। अपचक के लिए वेबिक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा खाने के लिए, और अगर अपचक को वेबिक को कंज्यूम करना ही है तो उसे टुकड़ों में यानी काट पीट के देना पड़ेगा वेबिक को, तब जाके अपचक उसे खा पाएगा। क्या अपचक गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को खा सकता है, और अगर हाँ तो फिर क्या होगा? होना क्या है, अगर गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर अपचक के मुंह में चला गया, उसके पेट में चला गया, तो फिर वो एक्सप्लोजिव के रूप में ही बाहर निकलेगा ना, और गूप हो जाएगा अनस्टेबल। एलियन फोर्स सीरीज के अंदर कूपर बहुत ही छोटा सा था, लेकिन अल्टीमेट एलियन के अंदर वो एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया? वेल, एलियन फोर्स में तो हमने देखा था कि कूपर बाकियों के मुकाबले ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा वो बचपन में था, मतलब हाइट उसकी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, जबकि बाकी लोग काफी चेंज हो चुके थे, काफी लंबे हो चुके थे। पर अल्टीमेट एलियन में जब हमने कूपर को दोबारा देखा तो वो एकदम ही बदल गया था, पूरा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हो गया था वो, जैसे उसने जिम ज्वाइन कर लिया हो। वेल, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी ग्रोथ एकदम से हो गई, लाइक जैसे रियल लाइफ में जब तुम प्यूबर्टी हिट करते हो, लाइक 14, 15, 13, 12 साल की उम्र में, तो एकदम से तुम्हारी हाइट बढ़ती है और एकदम से बहुत सारे चेंजेस आते हैं तुम्हारी बॉडी में। तो उसी तरह से कूपर की बॉडी में भी ये चेंजेस आए, लेकिन बहुत ही लेट। या फिर कूपर ऐसे से ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है, जिसके लिए है मेरी ये थ्योरी। और मेरी थ्योरी ये है कि कूपर ने ग्वेन से थोड़ा और वैलिडेशन पाने के लिए ग्वेन उसे पसंद करे, और क्योंकि ग्वेन केविन को पसंद करती है तो हो सकता है कि कूपर ने यही देखते हुए कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो जब उसकी ग्रोथ हो रही हो, ताकि कूपर का जो फाइनल शरीर है वो थोड़ा थोड़ा केविन के जैसा दिखने लगे। क्योंकि हमने देखा है कि कूपर का अल्टीमेट एलियन वाला लुक केविन के लुक से काफी सिमिलर है, और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। अगला क्वेश्चन है कि भाई आप एक्सप्लेन करो कि मास्टर कंट्रोल बेन को 10 मिनट से ज्यादा देर तक एलियन कैसे बनाए रखता है। लाइक ओमनिट्रिक्स की जो टाइम लिमिट है वो तो 10 मिनट की है ना, तो फिर ओमनिट्रिक्स मास्टर कंट्रोल में बेन को जब तक चाहे तब तक कैसे एलियन में ट्रांसफॉर्म रख सकता है? वेल, अगर तुमने मेरी ये वाली यानी रियल साइंस बिहाइंड ओमनिट्रिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें शायद पता होगा कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। चलो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, बहुत छोटा सा बताऊंगा कि
ओमनिट्रिक्स मास्टर कंट्रोल में बेन को जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक एलियन में ट्रांसफॉर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाती होगी ताकि बेन को उसकी मर्जी के एलियन में उसके मर्जी के टाइम तक रखा जा सके। अभी के लिए तो ये मेरा खुद का ही आंसर है, ये मेरी खुद की थ्योरी है, क्योंकि शो के अंदर हमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि मास्टर कंट्रोल के होते हुए ओमनिट्रिक्स के बाकी फीचर्स किस तरह से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रैपिड फायर मार्वल वर्सेस बेन 10 का, एटॉमिक्स वर्सेस कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल इसलिए क्योंकि कैप्टन मार्वल एटॉमिक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक्स अपने 2-3 अटैक करते ही, 2-3 न्यूक्लियर अटैक करते ही उसे थकान बहुत जल्दी हो जाती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी हो जाता है, यही उसकी वीकनेस भी है। लेकिन कैप्टन मार्वल की पावर जो है ना वो एटॉमिक्स से काफी ज्यादा है, उसने इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को भी बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लिया था। तो हाँ, मेरे हिसाब से एटॉमिक्स से ज्यादा पावरफुल है कैप्टन मार्वल। अपग्रेड वर्सेस वेनम। अगर अपग्रेड के पास बहुत सारे टेक्निकल वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है उसके आसपास बहुत सारी, जिसे वो पोजेस करके अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है वेनम के अगेंस्ट, तो अपग्रेड जीत जाएगा। लेकिन अगर अपग्रेड के आसपास कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि वो वेनम के खिलाफ यूज कर सके, तो वेनम के पास चांसेस ज्यादा है जीतने के, क्योंकि वेनम बहुत ही खतरनाक है और वो अपग्रेड को चीर फाड़ के रख देगा। हालांकि अपग्रेड को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, अपग्रेड के पास तो उसका ऑप्टिक लेजर भी है, तो ये तो मैं भूल ही गया था। तो इस हिसाब से देखो तो अपग्रेड के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मून नाइट वर्सेस वैम्पायर, इसमें भी वैम्पायर ही जीतेगा क्योंकि वैम्पायर के पास ज्यादा पावर है मून नाइट के मुकाबले। मून नाइट भले ही खोनशु का अवतार है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, उसे मारना बहुत मुश्किल है, उसकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वैम्पायर के पास माइंड कंट्रोल है, वो भी काफी पावरफुल है यार, वो कमजोर एलियन नहीं है। उसने मेलगैक्स से टक्कर ली थी, और मेलगैक्स कितना पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक्स भी मेलगैक्स से लड़ा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था एटॉमिक्स मेलगैक्स के सामने। और मेलगैक्स की फाइनल फाइट में वैम्पायर और फीडबैक की थोड़ी मदद से, स्कर्ट की थोड़ी मदद से ही हरा पाए थे वो मेलगैक्स को। तो इसलिए मेरे ख्याल से वैम्पायर जीतेगा मून नाइट के अगेंस्ट। अगर विलगैक्स अपने सारे बायोइड्स को एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म करे तो क्या होगा? सारे बायोइड्स को क्या सरीना और बेलिकस के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा? वेल, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि सरीना और बेलिकस से बात करेगा कौन? बायोइड्स के पास तो पर्सनैलिटी नहीं है, लाइक उनके पास ब्लैंक डीएनए है, वो रोबोट्स हैं, वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है। तो अगर एलियन एक्स में वो ट्रांसफॉर्म हो भी जाते हैं तो सरीना और बेलिकस के पास कोई जाएगा ही नहीं और वो पुतले बन के रह जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विलगैक्स चला जाए सरीना और बेलिकस के पास, और जब तक विलगैक्स उन दोनों को मना नहीं लेता तब तक उसके बायोइड्स पुतले बने रहेंगे। बाकी मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई और ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। ब्रो, अगर बेन के पास सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी से वे बिग था तो उसने इसका इस्तेमाल -10 एपिसोड में क्यों नहीं किया? अब देखो, ये तो वही बात हो गई कि मच्छर मारने के लिए तुम हाथी थोड़ी ना लाओगे। मतलब विलगैक्स और उसकी आर्मी को हराने के लिए वे बिग का इस्तेमाल किया गया, वो तो चलता है, क्योंकि और किस एलियन से भला हराते उसे, है ना? उसकी आर्मी इतनी सारी थी, विलगैक्स था। अगर उस टाइम पे वे बिग बेन के पास नहीं होता तो शायद वो सब उसे हरा भी नहीं पाते। लेकिन -10 के केस में बेन के जो पुराने विलन्स थे उन्होंने एक साथ टीम अप किया था, जिन्हें हराना कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। रोजो कोई बड़ी थ्रेट नहीं है, वो सर्कस के नमूने। अबे क्या है ये क्या है ये? इन्हें तो 4 आर्म से अकेले पीट देगा बेन। वो इंसेक्ट वाला वो भी कुछ ज्यादा बहुत बड़ा थ्रेट है नहीं। और फॉरएवर किंग, डॉक्टर एनिमोर, चार्मकास्टर और सबलिमिनो, इनको छोड़ के बाकी सब तो यूं ही थे। तो उन सभी को हराने के लिए वे भी क्यों ही बनना यार, मतलब हद से ज्यादा करने वाली बात हो जाएगी। और एपिसोड में भी तुमने देखा ही कि बेन और ग्वेन ने इन्हें बातों में ही आपस में लड़वा दिया। तो इतने बुद्धू किस्म के विलन है ये, तो इनको हराने के लिए वे बिग की जरूरत नहीं है। आएगा या कोई भी दूसरा एलियन बेन का मोर देन इनफ था। क्या केविन स्टील को एब्जॉर्ब करके आर्मोड्रिलो की तरह टूल्स बना सकता है? बेशक बना सकता है, उसने ऐसे टूल्स बनाए भी हैं। उसने अपने हाथों से कैची बनाई है, हथौड़े बनाए हैं, मतलब काफी बेसिक टूल्स बनाए हैं। और जो तुम बोल रहे हो ड्रिलिंग वाले, आर्मोड्रिलो वाले टूल्स, वो काफी एडवांस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे केविन की स्किल कितनी डेवलप्ड है, ये चीज उस पे डिपेंड करती है कि अगर केविन की उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अपनी पावर्स को लेके उतनी अच्छी पकड़ होगी, और हमने देखा है कि केविन ने अपनी पावर को टाइम के साथ इम्प्रूव किया है, तो ये चीज भी वो कर ही सकता है।
देर सवेर कभी ना कभी तो कर ही देगा। क्या बेन डायनासोर किंग शो के अंदर दिखाए गए स्पेस पायरेट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? मैंने भी डायनासोर किंग देखा है, लेकिन मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ याद है नहीं, लेकिन दिखने में तो ये एलियंस ही लग रहे हैं और स्पेस से आए हैं, तो या मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद ये एलियंस ही होंगे और इसलिए बेन इनका डीएनए स्कैन कर सकता है। क्या कार्नेट्रिक्स का एलियन एक्स नॉर्मल एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल है? नहीं। ये चीज कंफर्म्ड है कि ये कार्नेट्रिक्स वाला एलियन एक्स हमारे मेन टाइमलाइन वाले एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमारे मेन वाले एलियन एक्स से बहुत ज्यादा खतरनाक जरूर है, क्योंकि ये अपनी पावर्स अपने तक नहीं रखता, बल्कि ये अपनी पावर्स को मल्टीवर्स खत्म करने के लिए यूज करने वाला था, और यही चीज उसे काफी ज्यादा खतरनाक बना देती है, जो कि अपना मेन वाला एलियन एक्स कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी है बेन, जो कि कभी भी एलियन एक्स की पावर को ऐसे तो यूज नहीं करेगा। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कार्नेट्रिक्स के अंदर एजमत की भी पर्सनालिटी है। कार्नेट्रिक्स वाले एलियन एक्स के साथ उसी यूनिवर्स के एजमत का डीएनए भी मिक्स है, जिस वजह से उसकी पर्सनालिटी, उसकी आइडियोलॉजी उस एलियन एक्स के साथ है, जो कि उसे पावर कर रही है, उसे मजबूर कर रही है पूरे यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वैसे अगर तुम्हें कार्नेट्रिक्स के बारे में अच्छे से जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना यहाँ पे क्लिक करके, और तुम्हारे इस सवाल का जवाब यही है कि कार्नेट्रिक्स वाला एलियन एक्स नॉर्मल वाले एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल नहीं है। बेन 10 रीबूट में जो दूसरे बेन टेनिसन थे, क्या वो हमारे प्राइम टाइमलाइन से थे? अब देखो, इस पे डंकन रोलो, जो कि बेन 10 के को क्रिएटर हैं, उन्होंने पहले ये जवाब दिया था कि हाँ, ये वही प्राइम टाइमलाइन वाले ही बेन है, बस उन्हें रीबूट वाले आर्ट स्टाइल में दिखाया गया है, इसलिए वो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई करते हुए कही कि नहीं, ये वाले बेन हमारे प्राइम टाइमलाइन वाले बेन नहीं है, बल्कि ये उनके ही काइंड ऑफ अल्टरनेट वर्जन्स हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये पहले ही पता होगा, लेकिन अगर तुम्हारा अभी भी ये डाउट था तो अब मैंने क्लियर कर दिया। हमने देखा है कि जब बेन 10,000 ने एटॉमिक एक्स को इस्तेमाल किया था तो वो उसे फ्रीली इस्तेमाल कर पा रहा था, तो क्या उसे उन दोनों पर्सनैलिटी सेरिना और बेलिकिस की परमिशन नहीं लेनी पड़ती? क्योंकि हमने तो एलियन एक्स को यूज करने के लिए बेन को उन दोनों की परमिशन लेते हुए देखा है। अपेरेंटली ये एक और वैसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी तक है, हालांकि मैं इसका जवाब शायद पहले कभी दे चुका हूँ, लेकिन चलो एक और बार फिर से दे देते हैं। एटॉमिक एक्स, क्योंकि एटॉमिक्स और एलियन एक्स का फ्यूजन है, यानी कि हाफ हाफ पावर है एटॉमिक एक्स के पास उन दोनों एलियंस की, और इसलिए एटॉमिक्स के पास कोई भी पर्सनालिटी नहीं है, यानी सेरिना और बेलिकिस से उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एटॉमिक एक्स को यूज करने के लिए। एंड इनका दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इयॉन की वॉच में खराबी आ गई थी तो एजमत ने उसे ठीक क्यों नहीं किया, या फिर इयॉन खुद क्यों नहीं गया एजमत के पास उसे ठीक करवाने के लिए? अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जहां पे मैंने इयॉन की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन के अंदर दिखाया हुआ ये वाला इवल बेन 10,000 कैसे आगे चल के इयॉन बनेगा, ये मेरी थ्योरी थी। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए, यानी उसी को मानते हुए मैं तुम्हें थ्योरी के रूप में जवाब दूंगा इस क्वेश्चन का। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये इवल बेन 10,000 जब इयॉन बन गया था तो उसके बाद उसने एक मिशन चालू कर दिया फिर से कि वो अब हर एक यूनिवर्स में जाके हर एक बेन टेनिसन को कैप्चर करेगा, और जब उसने ये ठान ही लिया है तो वो भला एजमत के पास वापस क्यों ही जाएगा। इनफैक्ट उसने अपने जो ब्रोकन ऑमनिट्रिक्स था उसी को अपने लेफ्ट आर्म वाले इक्विपमेंट में बदल दिया, उसमें इंटीग्रेट कर दिया। और ये तो मैं बना के भी नहीं कह रहा, ये तो ऑफिशियली कंफर्म्ड है। मतलब कि उसने कभी भी एजमत के पास जाके ऑमनिट्रिक्स को ठीक करवाने के पीछे सोचा ही नहीं, क्योंकि वो अपने गोल के पीछे इतना ज्यादा मोटिवेटेड था, इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसने और किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। और हो सकता है कि इयॉन वाले एजमत ने कभी उसकी मदद इसलिए करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि जैसा कि मैंने इस वाली वीडियो में भी बताया था कि इयॉन काफी जरूरी था बेन के ओरिजिन के लिए। अगर इयॉन नहीं होता, अगर इयॉन कभी बनता ही नहीं, उसका एजमत उसके ऑमनिट्रिक्स को ठीक कर देता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता, तो कभी इयॉन विलगैक्स को लेकर नो वॉच बेन की टाइमलाइन में जाता नहीं, कभी फिर वो टाइमलाइन रिबूट नहीं होती, नो वॉच बेन को ऑमनिट्रिक्स नहीं मिलता, फिर वो प्राइम बेन को भी ऑमनिट्रिक्स नहीं दिला पाता, और इस तरह से टाइमलाइन रीसेट नहीं होती। यानी कि इयॉन का होना बहुत जरूरी है और उसके लिए इयॉन का बनना जरूरी है। और बनेगा कैसे?
जब उसे बनने से कोई रोकेगा नहीं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही या फिर उस एजमत को खुद ही पता होगा कि अगर मैं इस मामले में टांग अड़ाऊंगा तो मैं मल्टीवर्स की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इससे दूर ही रहता हूँ। इसके साथ जो हो रहा है होने दो, अच्छा ही है। जब विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिला था तो उसके रोबोट से क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, बस विलगैक्स खुद क्यों नहीं हो रहा था? उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। विलगैक्स का हमेशा से यही मकसद था कि उसके पास ओमनिट्रिक्स वाली एक पूरी आर्मी हो। मतलब वो खुद ओमनिट्रिक्स को कभी यूज करना ही नहीं चाहता था, उसका कभी भी ये प्लान था ही नहीं। अगर तुम क्लासिक सीरीज भी उठा के देखोगे तो उसमें भी जब विलगैक्स बेन को अपना प्लान बता रहा था तो वहां पे भी विलगैक्स के पास ओमनिट्रिक्स नहीं था, बल्कि उसकी पूरी फौज के पास था और वो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। यानी कि हमेशा विलगैक्स ही रह के सबको कंट्रोल करना चाहता था, अपनी आर्मी को, ओमनिट्रिक्स वाली आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था। उसे कभी भी ओमनिट्रिक्स को खुद से इस्तेमाल करने की चाह थी ही नहीं, रिबूट वाले विलगैक्स को छोड़ के। इसलिए वो अपनी पूरी बायोइड्स की फौज लाया, क्योंकि उसके पास ओमनिट्रिक्स तो एक ही था ना, तो इसलिए उसने दिमाग लगाया और उस एक ओमनिट्रिक्स को बाकी सारे बायोइड्स जिनके पास था ब्लैंक डीएनए, ध्यान से सुनो, ब्लैंक डीएनए, यानी कि उनके पास खाली डीएनए था जिसे कोड किया जा सकता था, और इसलिए उन सभी को उसने ओमनिट्रिक्स से कनेक्ट किया। ये भी ओमनिट्रिक्स का एक फीचर ही होगा या फिर बायोइड्स का फीचर हो सकता है ये। और फिर इनडायरेक्टली विलगैक्स को वो मिल गया जो उसे हमेशा से चाहिए था, एक पूरी फौज ओमनिट्रिक्स के साथ। अगर खाइबर और विलगैक्स में फाइट होगी तो उन दोनों में से कौन जीतेगा? खाइबर के जीतने के थोड़े बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि उसने काफी सारे प्रेडेटर्स को उसने शांत करवाया है, कैप्चर किया है, कईयों को तो मारा भी है, लेकिन वो सारे नॉन सेपिएंट थे। जबकि विलगैक्स एक सेपिएंट बीइंग है जिसमें दिमाग भी है, कई सारी पावर्स भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि खाइबर उसके सामने जरा सा भी टिक पाएगा। रैथ के सामने तो वो थोड़ा बहुत भिड़ गया, क्योंकि उसे रैथ की कमजोरी पता थी, लेकिन विलगैक्स के सामने कोई चांस नहीं है उसका। अगर आपको ओमनिट्रिक्स मिल जाए तो आप किस एलियन में सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होगे और फिर पहला काम क्या करोगे? पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। हम सभी को पता है कि बेन 10 क्लासिक के गोस्ट फ्रीक्ड आउट वाले एपिसोड में बेन ने गोस्ट फ्रीक को मार दिया था, लेकिन जब एक दूसरे एपिसोड में हमने डॉक्टर विक्टर, ममी और वेयरवुल्फ को देखा जिन्होंने गोस्ट फ्रीक को वापस से रिवाइव किया, पर गोस्ट फ्रीक ने उनके साथ कांटेक्ट कब बनाया, उन्हें अपने प्लान्स के बारे में कब बताया? क्योंकि उससे पहले तो वो ओमनिट्रिक्स के अंदर कैद था ना। तुम्हें तो वो वाला एपिसोड याद ही होगा जब एक बार बेन गोस्ट फ्रीक बन के एक गेम खेलने के लिए छुपकर अंदर चला गया था। तो ठीक उसी तरह से बेन एक बार एक हॉरर मूवी देखने के लिए ठीक ऐसे ही गोस्ट फ्रीक बनकर गया था अंदर, लेकिन वहां पर गोस्ट फ्रीक यानी जस्केर ने गोस्ट फ्रीक की बॉडी का कंट्रोल ले लिया। जस्केर बेन पर हावी हो गया थोड़ी देर के लिए, और तभी उसने कैसे न कैसे विक्टर से कांटेक्ट किया और अपने सारे प्लान्स के बारे में बताया। क्या वाइल्डमट और गोस्ट फ्रीक के फ्यूजन के पास आंख होगी? इसका जवाब है बिल्कुल। उन दोनों के फ्यूजन के पास बिल्कुल आंख होगी, जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। और मजे की बात यही है कि ये क्लासिक सीरीज के कैरेक्टर डिजाइनर टॉम पर्किंस ने ही बनाया है। इनफैक्ट ऐसे ही और भी कई सारे फ्यूजन्स उन्होंने बनाए थे बेन 10 डीएनए लैब नाम की एक गेम के लिए, जिसके बारे में और इन फ्यूजन्स को डिस्कस करते हुए, इन्हें रिव्यू करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इन पे एक अलग वीडियो बना दूं, जो कि अगर तुम भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 6000 लाइक्स करवा देना और कमेंट में लिख देना डीएनए लैब। और मैं तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा कि यार इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चंस मिले। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, जिनका आंसर मैं ऑलरेडी कई बार कर चुका हूँ पिछली फैंस क्वेश्चंस की वीडियोस में। तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ढंग के क्वेश्चन पूछो। जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ वो क्वेश्चन प्लीज मत पूछो, या फिर मेरी वीडियो देखते देखते अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आता है, किसी चीज को लेके डाउट आता है या कुछ चीज तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो, तो वो चीज मुझे कमेंट्स में बताना। और वो चीज इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो चीज शायद किसी ने पहले सोची ना हो, या फिर मुझे जिसे ढूंढने में काफी मजा आए, तुम्हें बताने में काफी मजा आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अपना क्वेश्चन। और चैनल पे और भी कई सारी बेन 10 से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।